हाँ जी, तो मैंने कल आप लोगों को एक सवाल दिया था, हो गया वो कंसोलिडेटेड पीएनएल का। तो उसमें ये बताते हो पेरेंट एंटिटी का और एनसीआई का शेयर क्या क्या आया था। 160891 ये किसका है, एनसीआई का। चलें जी, 160891 भाई यहाँ पे कह रहे हैं अनंत, आफिया, खिजरा, जैन, जल्दी सारे बच्चे बता दो भाई, क्या यही है? लिख के बताओ, क्या ये टू भी तो नहीं करा रहा, जल्दी बताओ। ओके जी, कितना बताया तुमने? 160891। ओके जी, यानी उसमें से आपने पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाया और उसमें एडजस्टमेंट्स की और फिर आपने चिपका के एनसीआई को दे दिया। चलें जी, तो यहाँ पे जैन भी कह रहे हैं सर 160891। ओके जी, चलें अब हम बाकी चीज़ों के साथ साथ ये देख लेते हैं कि अगर सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी तो आपने ऐसी कोई चीज़ बैलेंस शीट में देखी है? अब एक एक करके याद करना है आपने। मैंने कहा जब आपने ये कहा था कि पेरेंट एंटिटी और सब्सिडरी के रिलेशन में सब्सिडरी ने क्या किया था, अपनी रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया था और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर दिया था। अच्छा, अब अज्यूमिंगली के उसने वो 2 लाख रुपए से एंट्री बनाई थी। अच्छा, फिर यहां पे हमने जानी डिविडेंड रिसीवेबल को डेबिट किया था और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट किया था। अब लेट से हमने इसमें से कोई 80% ओनरशिप की हुई है, तो 1,60,000। यही एग्जाम्पल थी ना। अच्छा, फिर आपको याद आया था जब हमने इसकी ऑल टुगेदर बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट सीखी थी, तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव आके इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया था। इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया था वापस से। मैंने कहा एक का नेगेटिव था दूसरे का, पर याद रखिएगा इक्विटी से इक्विटी था, यानी एक की इक्विटी से निकल के दूसरे की इक्विटी में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इन बैलेंस शीट देयर वाज नो एडजस्टमेंट relating to income because it has automatically become, हाँ भाई यही था, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया था बिकॉज इक्विटी एक की नेगेटिव थी और दूसरे की इक्विटी पॉजिटिव थी। एग्रीड? तो हमने कहा था कि जब आप नेट एसेट्स बना रहे थे, जब आप नेट एसेट्स बना रहे थे तो एट रिपोर्टिंग 2 लाख रुपए बाकी तमाम चीजों के साथ साथ ये भी माइनस हुआ था और ग्रुप रिजर्व की रिटेन अर्निंग में 1,60,000 प्लस हुआ था। क्या हम कह सकते हैं कि इसी का जो 80% है वो 1,60,000 यहां घूम के आया था किस नाम से, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गया था। एग्रीड? ये एक रिकैप हो गया। बट क्या आप लोगों ने रिसीवेबल पेएबल को एडजस्ट किया था? यस, क्योंकि मैं अपने आप से रिसीवेबल अपने आप को पेएबल नहीं दिखा सकता, ये हमने बेसिक बात की थी। अच्छा, अब फिर मैं कह रहा हूं व्हेन इट कम्स टू पीएनएल, अच्छा ये बात तो तय हो गई है कि इक्विटी में इस इनकम का कोई इंपैक्ट नहीं है। अच्छा, व्हेन वी प्रिपेयर पीएनएल तो आपको पता है हम पेरेंट और सब्सिडरी को पिक करते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी। मुझे ये लगता है पेरेंट एंटिटी की अदर इनकम में डिविडेंड इनकम आ रहा होगा और सब्सिडरी के अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस में नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक्सपेंस होता ही नहीं है। सही है? यानी हमने कहा कि कोई इसका अदर एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये हो गया होगा हिसाब किताब। अच्छा, मैं आपको लॉजिकली सोचने की बात सिखाता हूं। आपको नहीं लगता
कि सबसे पहले आप बनाते हो अनएडजस्टेड। अच्छा, अनएडजस्टेड में आपकी जो अदर इनकम है वो आ गई होगी 1 लाख, और अदर एक्सपेंस तो कुछ था ही नहीं। यहां पे ऑटोमेटिकली जीरो नहीं हुआ, रीजन बीइंग ये पीएनएल है। वहां पे इक्विटी से इक्विटी पे आके जीरो हो जाता है। इसका मतलब असल में इस पूरे इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट में 1,60,000 रुपये का मेरी इक्विटी पे इम्पैक्ट जीरो है, तो वहां ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो यहां आप करो, यहां पे आप कर लो। पहले बताओ बात समझ आ रही है भाई? यहां पे आप कर लो ना। आपने बिला वजह यहां पे 1,60 की इनकम बुक की हुई। देखें, अगर मैं बैलेंस शीट के हवाले से बात करूंगा तो वहां पे तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव है, क्योंकि वो इक्विटी से इक्विटी में आ रहा है। इसका इंपैक्ट क्या हो गया? यानी आप ये समझें कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे भी यही करो ना कि कुछ हुआ ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इस केस के अंदर जब मैं यहां पे एडजस्टमेंट्स पार्क करूंगा तो एडजस्टमेंट्स के अंदर सिर्फ 1,60,000 आप रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप से कमाई हुई इनकम है। चलो एक और मजे की चीज बताता हूं तुम्हें। हाँ, अभी बड़ी अहम बात तुम्हें सिखाता हूं ये वाली। सुने, मैंने कहा जब पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन होता है तो सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो अपनी रिटेन अर्निंग को कम कर लेता है। एग्रीड? रिटेन अर्निंग हो गई नेगेटिव, और उसी का एक हिस्सा मेरे ग्रुप रिजर्व में पॉजिटिव। प्लस माइनस क्या हो गया था? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, एज इफ के कुछ गया ही नहीं है, यहां से निकला यहां आ गया, कोई इंपैक्ट कहां पे? इक्विटी में। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब तुम बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अब फिर से, क्योंकि वहां तो जीरो हो चुका है, कहां पे? बैलेंस शीट में, और होना भी जीरो चाहिए, एज इफ के कुछ हुआ ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अब तुम सबसे पूछता हूं मैं, सब्सिडरी ने जो भी कमाया वो सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में चला गया, ऐसा ही है? अब मैं कह रहा हूं कि जब सब्सिडरी के रिटेन अर्निंग में चला गया तो आप ये कह रहे हो, तसव्वुर कर रहे हो कि उसने उसी में से डिविडेंड बांटा, नेगेटिव। इक्विटी में वो आके पॉजिटिव ने उसको जीरो कर दिया। बट जब मैं पीएनएल बना रहा हूं यहां पे वो इनकम एज इट इज पड़ी हुई है, क्योंकि यहां पे वो जीरो नहीं हुई है। क्योंकि नहीं एक्सपेंस होता भी तब भी प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट हो जाती। पर कहने का मतलब ये है, लॉजिकली सोचना है कि देखो, इक्विटी से इक्विटी की बात करते हो ना, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, उसका इंपैक्ट जीरो हो गया। यानी मुझे बैक ऑफ द माइंड पे मेरी नॉलेज पता है कि इन दोनों का 1,60,000 तक मेरे ग्रुप के प्रॉफिट पे इंपैक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप से इनकम अपने आप से एक्सपेंस नहीं होता। एक जेब से निकल के दूसरे जेब में आ गया, और मैंने ये कहा था तसव्वुर करो ये ग्रुप है, तो जो पैसे बाहर जाएंगे वो सिर्फ किसके जाएंगे? एनसीआई के। आपस का तो इंपैक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब मैं कह रहा हूं यही चीज जब आप पीएनएल बना रहे हो, इक्विटी में तो मुझे पता है कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई डुप्लीकेट इनकम नहीं दिख रही, पर जब तुम क्या बनाओगे? पीएनएल, ये इनकम फिर वहां पड़ी हुई है। कहने का मतलब ही यहां पे इसलिए नहीं एडजस्ट हुई क्योंकि ये तो अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। आप खुद सोचे ना, इसको और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, प्लीज सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग आता है, ये वाला पेरेंट एंटिटी का, ये सेपरेट बुक से प्रॉफिट जमा होकर आता है ना, हाँ या नहीं? सेपरेट बुक का प्रॉफिट जमा होकर आता है। ऑनलाइन वालों प्ले बताओ, ये बात समझ आ रही है? जो पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट पे गिवन होता है, उसके अंदर सेपरेट बुक का प्रॉफिट ऑलरेडी अनएडजस्टेड शामिल होता है। एग्रीड? होता क्या है, उसका नेगेटिव इक्विटी इसको आके जीरो कर देता है। पर मैं फिर तुमसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, जहां से उठ के पेरेंट एंटिटी के रिटेन अर्निंग में ये प्रॉफिट आया था, वो जगह तो अभी भी वैसी है। ये रहा पीएनएल 160। तो कहने का मतलब है इक्विटी तो ऑटोमेटिकली सही हो गई है, क्या पीएनएल भी सही हो गया, या वहां हमें करना होगा? मैं भी तो यही कह रहा हूं। तो जब आप कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे तो यहां पे आप 1,60,000 रुपए की अपनी डिविडेंड इनकम को हटा देंगे, क्योंकि अगर इसको रहने दोगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने अपने आप से इनकम कमाई है। तो सर ये बैलेंस शीट में भी करते हैं ना, बैलेंस शीट में क्यों नहीं किया?
वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। वहां पे ब्लेसिंग ये होती है कि एक की इक्विटी नेगेटिव होती है और दूसरे की वो प्लस माइनस जीरो हो जाता है, तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लगता है कि कुछ, तो वहां पे मैंने जीरो नहीं किया, ऑटोमेटिकली हो गया। भाई जब आपको ये पता है कि पेरेंट एंटिटी के रिटेन अर्निंग में यहां से प्रॉफिट उठ के गया था, तो जिस प्रॉफिट से उठ के गया था उसको भी तो सही करो ना, ताकि लगे ही नहीं कि यहां पे कुछ जमा हुआ है, क्योंकि वहां पे भी जीरो हो चुका है बा खुदा। तो जब वहां पे जीरो हो चुका है तो यहां से कुछ जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए, तो यहां पे भी क्या करूंगा, उसको जीरो। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, बात क्लियर है जल्दी? यस एग्जैक्टली, इसका कोई एक्सपेंस नहीं है, तो हम सिर्फ यहां पे यस तो हम यहां पे अगर एडजस्टेड पीएनएल बनाएंगे तो यहां पे डिविडेंड इनकम कितनी आएगी, और ये भी जीरो। बात समझ आई? यानी समरी क्या है सर, जब भी सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी पीएनएल के केस के अंदर आप अपनी अदर इनकम से हटा देना। और पीछे बैकएंड पे लॉजिक भी दी है, क्योंकि जब इक्विटी होती है तो यही प्रॉफिट उठ के आपकी इक्विटी में जमा होता है, और उसकी इक्विटी यहां पे आके उसको तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, पर फिर जब इक्विटी में लग रहा है कुछ नहीं हुआ, तो पीएनएल में भी दिखाओ ना कि कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको इनकम को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ आती है? कॉपी करें इसको जल्दी से। हाँ जी जानी, सब बता दो बच्चों, क्लियर है? निदा, दुआ, खिजरा, एमन, थैंक यू। नहीं अभी उस पर आते हैं। एक ऑडिट से रिलेटेड सवाल है, ऑडिट में पूछेंगे। नहीं डिविडेंड से पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराया दूंगा मैंने, सिर्फ यही है। स्क्रॉल करें जानी। करें स्क्रॉल। अच्छा इसमें अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और बिल्कुल होता है ना कि मज़ा आ जाए, एक एंट्री बना के दिखाता हूँ, सही है? सिर्फ मज़े के लिए। तो सुनो, आपको पता है हो क्या रहा है? आपको ये पता है ना कि सब्सिडरी ने अपने रिटेन अर्निंग को 2 लाख से कम कर दिया और डिविडेंड पेएबल को दिखा दिया 2 लाख रुपए। एग्रीड? जैसे तुम लोगों की मोहब्बत में कि उसने रिटेन अर्निंग को 2 लाख से कम कर दिया और डिविडेंड पेएबल, पर अगर तुम इसको एक इदारा मानते हो, ये इजी हो गया, यही करना है पेपर में से, तुम्हें बैक ऑफ द माइंड पे नॉलेज दे रहा हूँ। रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपए से। अच्छा अगर तुम इसको एक ग्रुप मानते हो तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप से सिर्फ एनसीआई का रिटेन अर्निंग जाना चाहिए, ऐसा ही है? एक साथ जाना। आप पता है कर क्या रहे हो टेक्निकली? ये हरकत करके एक ऐसे ही मेमोरेंडम एंट्री बना रहे हो। अच्छा वो मेमोरेंडम एंट्री है क्या? आपने डिविडेंड
इनकम को रिवर्स कर दिया और रिटेन अर्निंग और सब्सिडरी को वापस से बढ़ा दिया। यानी एक इदारा मानते हो ना, ये पता है ये बैलेंस शीट में खुद हो गया था। सोच लो, ये बैलेंस शीट में जब नेगेटिव पॉजिटिव आके ये ऑटोमेटिक एंट्री बन गई थी, आपको कुछ करने की नीड ही, पीएनएल में बस कर रहे हो ताकि ये हो जाए। पर अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड पे आपको पता है कि रिटेन अर्निंग यानी इक्विटी में ये ऑलरेडी पार्क हो चुकी है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जीरो हो चुका है। तो बेसिकली तुम अगर इसको एक ग्रुप कहते हो तो एक जगह क्या हुआ हुआ पता है, इसी एक ही ग्रुप में क्या हुआ हुआ है, एक की इक्विटी कम हुई हुई है, दूसरे की इनकम बुक हुई हुई है। मैंने उसी को रिकूप कर दिया, प्रेजेंटेशन भी सही कर दी पीएनएल की। तो देखो इससे क्या हुआ, डिविडेंड इनकम को रिवर्स किया 160 से और सब्सिडरी की, पर ये एंट्री बैलेंस शीट में खुद बन जाती है क्योंकि जीरो हो जाती है ना खुद ही। तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव का ऑफसेट करके सब इक्वल हो जाता है। सिर्फ रिसीवेबल पेबल को एलिमिनेट कर देते हो। यहां पे सिर्फ मैंने तुम्हें करके दिखा दिया कि बैक ऑफ द माइंड पे हो क्या रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो डिविडेंड इनकम मैंने रिवर्स सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं अपने आप से इनकम ना दिखा पाऊं, और जो रिटेन अर्निंग मेरी वजह से कम हुई हुई है, क्योंकि ग्रुप की रिटेन अर्निंग कम होनी नहीं चाहिए थी, तो इनकम को इनकम से उड़ा दिया, जो रिटेन अर्निंग कम हुई थी उसको वापस बढ़ा दिया। अल्टीमेटली पूरी इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है तुम्हारे सामने। तुम ग्रुप की इक्विटी को एक इक्विटी कहते हो ना, तो उस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, एक कम हुई सी बढ़ गई। क्लियर है? पर अगेन तुम सबसे पूछता हूं, क्या ये एंट्री बैलेंस शीट में बनाते ऑटोमेटिक बन जाती है? बस पीएनएल में ये हरकत फिर से कर रहे हो क्योंकि पीएनएल में वो ऑटोमेटिक जीरो नहीं हुआ। अब क्लियर है? तो ये वो पीछे से कनेक्ट हो गया ये पूरा। कुछ भी नहीं लेंगे बेटा, ये हो चुका है बैलेंस शीट में, बिल्कुल भी ऐसी तफरीह नहीं। मैंने क्या बोला है, एडिशनल बता रहा हूं। ये एंट्री बैलेंस शीट में बन चुकी है। कैसे बनी थी ये रही, अभी करके दिखाया है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 2 लाख नेगेटिव, भाई देखो ये क्या हुआ है, रिटेन अर्निंग रिवर्स हुई है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया है, जीरो। तो ये एंट्री बैलेंस शीट में ऑलरेडी बन चुकी है, आपने कुछ भी नहीं किया था, वो ऑटोमेटिक जीरो हो गई थी। बट व्हेन इट कम्स टू पीएनएल, यहां पे तो इनकम अभी भी बढ़ी हुई है, तो क्या ये ऊपर जीरो हो चुकी है इक्विटी में? यस। तो यहां पे भी जीरो ही दिखनी चाहिए, तभी दिखेगा कि यहां से कुछ भी नहीं गया और जाना भी नहीं चाहिए। तो मैंने सिर्फ ये सिखाया है, आप सिंपल उसूल याद रखो, पीएनएल बनाते वक्त डिविडेंड इनकम उड़ा दूंगा, उसका बैक ऑफ द माइंड पे हो क्या रहा है कि जब इक्विटी में कोई इनकम नहीं दिख रही तो यहां से जा कैसे सकती है? भाई खुद बताओ, क्या इक्विटी में कोई इनकम दिख रही है तो यहां से जा सकती है? तो यहां से जाते हुए दिख रही है ना अभी, उसको हटा दो ताकि जैसे वहां जीरो हुआ है यहां पे भी जीरो हो जाए। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट अपनी जगह स्टैंड स्टिल, इसे समझाने के लिए कि बैलेंस शीट में ये ऑटोमेटिक बन जाती है, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाता है क्योंकि कोई इंपैक्ट नहीं आता। क्लियर है? ये समझाने के लिए बस। हसान कह रहे हैं सर एंट्री तो क्लियर हो गई, मेमोरेंडम एंट्री का क्या मतलब है? भाई एडिशनल एंट्री, अलग से एंट्री, अलग से पन्ने पे एंट्री, मेमोरेंडम एंट्री। सही है सर? तो समरी ये है कि जब भी सब्सिडी डिविडेंड डिक्लेयर करे तो उससे सिंपली अदर इनकम से माइनस कर लेंगे। यस, समरी तो यही है, पर अदर इनकम को प्रूव करने के लिए ये मैंने पूरे आपको 2-3 तरीके बता दिए कि इसलिए रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे कुछ जाता हुआ दिख नहीं रहा तो यहाँ पे इनकम आ रही है तो ऐसा लगेगा कि ये इनकम इक्विटी में जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। सही है जैन जानी? क्लियर है? वैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब दुबई में जॉब्स आती है ना, जब मेरी भी हुई थी, तो सिर्फ ये लिखा हुआ आता है उसमें कि मस्ट हैव अ इमेंस ग्रिप ऑन ग्रुप अकाउंट्स, ग्रुप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो वहाँ पे तो 40-40 कंपनियाँ होती हैं कंसोलिडेशन के लिए, तो ये देख लो, तभी तो तुम्हारे भाई की गेम्स है ना इसमें। अभी देखो तुम्हारे पास पता होना चाहिए, देखो कि जब भी बंदा फंसे ना, टैली नहीं हो रही है, तुम्हारे पास आएगा भाई जानी कंसोलिडेशन तो कर दे यार। तो पीछे तुम्हें लॉजिक्स बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें घूम रही होती हैं। अब एक ट्रांजैक्शन होती है उसमें दुबई से, क्योंकि मैं तो खैर आईएफआरएस डेस्क भी देख रहा हूँ ना, तो जब भी अकाउंटिंग को कोई इशू आता है तो आता है हमारे पास रूट होके, 5-6 लोग हैं हम लोग दुबई के इंक्लूडिंग मिला के। तो कोई अकाउंटिंग फंसती है ना तो घूमते हुए यहाँ आती है कि इसका ट्रीटमेंट बताओ। फिर हम जैसे डॉक्टर्स का पैनल होता है ना इलाज करने से पहले, तो यहाँ पे अकाउंटिंग का पैनल है हमारा ईवाई में,
जो ये मेक श्योर करता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हो। तो वो बड़ी मज़े की चीज़ है। अब जैसे ये कह रहा है कि सर डेफर टैक्स का इंतजार है, बिल्कुल इसके बाद इंशाल्लाह बोले दुबई में जॉब डन है। नहीं यार, आप इससे भी अच्छा सीखेंगे। पर ये तो मैंने आपको वो बता दिया ना कि जो पीछे की लॉजिक्स हैं। मैं आप तसव्वुर करोगे मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग डेट से शुरू कराता आपको, तो आपको समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे हटती है, गुडविल कैसे आती है। पहले मुझे भी कल मैसेज आया एक तो बच्ची कह रही है कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट बस इन्वेस्टमेंट को हटाओ और चीज़ें ले आओ। अब क्यों ले आओ ये नहीं पता मुझे, सिर्फ ये बताया गया था कि अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा सकते। भाई ये था ना अपने आप में इन्वेस्टमेंट, पर असल में उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की अक्कासी है। तो वह खैर चलो, उन्होंने कहा कि पहले मैंने ये सोचा कि साहब डे 1 क्यों करा रहे हैं, फिर मुझे जब गुडविल क्लियर हुई तो फिर मैंने बोला चलो अब कराने ही दो। जी सीफेब में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, ऑडिट पूरा पढ़ाता हूँ, अकाउंटिंग के मेन टॉपिक्स करा देता हूँ। तो जब तक इंशाल्लाह आप आएंगे तो बाकी भी रिकॉर्ड कर दूंगा। पर सीफेब 6 लाइव पढ़ाता हूँ मैं, ऑडिट लाइव पढ़ाता हूँ। हाँ आते हैं बच्चे तो 10 बजे भी आके बैठे होते हैं, उनको पता है यही पास कराएगा। चुपचाप बैठे होते हैं, हालांकि मर रहे होते हैं, नींद में होते हैं, बट आते हैं। हाँ वो यही करते हैं ये लोग, वो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई हम खुद तो नहीं करेंगे, आप ही करा दो। तो आते हैं कभी 9 बजे से, फिर आप कभी सीफेब 6 का मैं आपको बताऊंगा ग्रुप देखना, मैसेज करते हैं सर आज क्लास है। मैं उनको 3 घंटे पहले बताऊंगा ना क्लास आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ कि खुद घर जाके तो करना नहीं उन्होंने, तो इसलिए आके बैठ जाते हैं। पर खैर वो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द है आपका वो समय इंशाल्लाह। चले पहले बताएं ये हो गया जानी। तो अब हम चलते हैं एक प्यारे से पास पेपर के ऊपर। कितने नंबर का है जानी? 17। मैं तुम्हें ये भेज भी देता हूँ, इसके अंदर बैलेंस शीट भी है और पीएनएल भी है। अच्छा एक चीज़ बताओ बिफोर वी प्रोसीड, अगर एक गुडविल इंपेयर हुई है, क्या गुडविल सेपरेट बुक्स में होती है या हमने ओवर एंड अबव रिकॉर्ड की थी? अब एक एक करके तुम मुझे बताओगे। जब हमने ओवर एंड अबव रिकॉर्ड की थी तो उसकी इंपेयरमेंट भी हम ही रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सेपरेट बुक्स में शामिल। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर गुडविल की इंपेयरमेंट आई तो चाहे फुल गुडविल हो या पार्शियल हो, लॉस पूरा बुक होगा। लॉस, ये बात सही है, समझ आती है, इसको याद रखिएगा। ऑनलाइन वालों फिर बता रहा हूं, लॉस पूरा बुक होगा, चाहे फुल हो या पीएनएल में लॉस फेंक दोगे, तो पहले गुडविल निकालोगे कि कितनी है। अच्छा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो आपको सवाल हैंडल करने में हेल्प करेंगी आज के बाद। पहले आपने कहा कि सर इंपेयरमेंट अगर आएगी तो हम बुक करेंगे क्योंकि सेपरेट बुक्स में गुडविल, तो वो एक हमारा एडिशनल कॉस्टली एसेट होता है, तो हम उस पर लॉस बुक करते हैं। जैसे कि आप एक एसेट महंगा खरीदते हो तो उसका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आप ही बुक करते हो। एग्रीड, यहां तक साथ हैं। फिर मैंने कहा चाहे फुल हो या पार्शियल हो, आप इंपेयरमेंट पूरी बुक करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस में। फिर बारी आएगी बंटवारे की, फिर बारी आएगी। अच्छा अगर पार्शियल गुडविल है तो आप एनसीआई को उसका हिस्सा नहीं दोगे, तो बैलेंसिंग फिगर में सबका सब किसको मिल जाएगा? लॉजिकल सी बात है भाई, जब आपने एनसीआई को एलोकेट ही नहीं की तो सब किसको मिल जाएगा? और मिलना भी किसको चाहिए था अगर पार्शियल है। अगर फुल गुडविल है तो फिर आप एनसीआई को हिस्सा एलोकेट करोगे इंपेयरमेंट का, और फिर बैलेंसिंग फिगर किसको दोगे? पेरेंट को, ताकि फिर जो बचा कुचा जो इंपेयरमेंट का हिस्सा है वो उसको मिले। देखो लॉजिकल सी बात है ना, मैंने एक पीएनएल बनाया, उसमें एक लॉस बुक किया, उस लॉस से मेरा प्रॉफिट क्या हो चुका है? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मैं सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाऊं और उस पर एडजस्टमेंट्स करूं और एनसीआई का हिस्सा निकाल लूं, और इस एनसीआई के हिस्से में इंपेयरमेंट एलोकेट, तो इसका मतलब है पूरी किसको मिल जाएगी? क्योंकि बैलेंसिंग फिगर देते हो ना उसको, तो मतलब पूरी मिल गई। तो पूरी उसको तब देना जब पार्शियल हो। अगर फुल गुडविल होगी तो एनसीआई की इंपेयरमेंट का हिस्सा एनसीआई को दोगे, तो एनसीआई क्या हो जाएगा? जब एनसीआई कम हो जाएगा तो पेरेंट का हिस्सा, यानी उसको उतनी इंपेयरमेंट मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। एग्रीड, पक्की बात है। तो हमने बेस लाइन क्या सेट की है? इंपेयरमेंट पूरी बुक होगी पीएनएल में।
पैसों के बंटवारे वक्त सोचना है पार्शियल है या फुल है। अगर पार्शियल है एनसीआई को कुछ भी नहीं जाएगा, लॉजिकल सी बात हमने सीखा हुआ भी है। अगर फुल है एनसीआई को हिस्सा जाएगा और बाकी पैसे किसको, पेरेंट को। क्लियर है। अच्छा ये मैं आपको जरा, अच्छा देखो भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां पे ये हमने किया हुआ है भाई। आप इंपेयरमेंट लॉस बुक करते थे, कितने लोगों में बांटते थे? 2, एक ग्रुप रिजर्व में फेंकते थे, एक एनसीआई में फेंकते थे। एग्रीड। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं कि लेट से सेल्स है 100 रुपए की, यहां पे 120 है, सीओजीएस है 20 और यहां पे है 10, ये हो गया 110, ये हो गया 80, सिर्फ समझने के लिए। अच्छा आपने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? अनएडजस्टेड। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा अनएडजस्टेड में ये कितना हो गया? 220 और ये सीओजीएस कितनी आ गई? ये कितना? ये अनएडजस्टेड आ गया। सही है, सिर्फ समझाने के लिए मैं मिटा दूंगा इसको मैं। अच्छा या रहने भी दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा सर यहां पे हम पार्क करते हैं एडजस्टमेंट्स। मैं बोल रहा हूं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है सिवाय इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के। गुडविल बैलेंस शीट में आती है, उसकी इम्पेयरमेंट यहाँ आती है। एग्रीड। और एडमिन में पार्क होती है, मैं सिर्फ जल्दबाजी में कॉस्ट ऑफ सेल्स में पार्क कर रहा हूँ। सही है। मैंने कहा कि सर हमारे पास 15 की इम्पेयरमेंट आ गई, पूरी बुक कर ली, पूरी बुक कर ली। चलें, मैंने कहा जब एडजस्टेड पीएनएल बनाओगे ये तो 220 ही रहा, ये कितना हो गया जानी? कितना? 175 लॉस बुक हो गया यहाँ आते आते। सही है। अच्छा अब आप निकालेंगे एनसीआई का शेयर। मैं कह रहा हूं फुल गुडविल है, फुल गुडविल है। तो मैंने क्या किया, सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाया 110, इसमें से माइनस किया तो 110 माइनस 15 कितना? 95। अच्छा इस प्रॉफिट में से 95 आ गया और 95 का ले लिया 20%, कितना आता? 19। अच्छा बाकी किसको दे दो? प्लीज 175 में से 19 माइनस करो, 150। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी आप देखो पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट कितना था? 80। ये तो इसका 100% है ना, यही है ना? अच्छा और अगर हम कहें 110 किसका है? सब्सिडरी का। इसका 80% लो, कितना आता है जल्दी बताओ? 88। अच्छा जब 88 आ रहा है मेरे बच्चों, तो सर अगर मैं इस 88 और इसको प्लस कर रहा हूं 1, तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा है इससे। सर 15 का लॉस का हिस्सा भी एलोकेट हुआ है बैलेंसिंग फिगर में, पूरी इंपेयरमेंट एलोकेट नहीं हुई है, उसको हिस्सा एलोकेट हुआ है। अच्छा अब अगर मैं यूं करूं सर, इसको हटा दूं, ये तो 80 आ गया ना। मैंने कहा मेरा जो लॉस है 15 का, इसका 80% कितना है जल्दी बताओ? अब बताओ कितना आ रही है? 88 में से पहले 12 माइनस करो, 70। अच्छा अब इस 76 को और इसको प्लस करो, आ गया 156। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बैलेंसिंग फिगर में इसको इंपेयरमेंट पूरी एलोकेट हो रही है या उसका हिस्सा? उसका हिस्सा। पर ये तब हुआ जब तुमने एनसीआई को उसका लॉस दिया है माइनस करके। एग्रीड। ऐसा तुमने क्यों किया? फुल गुडविल है। बात समझ आती है? खिजरा पहले जल्दी बताओ, बात समझ आती है? ये मैं कह रहा था, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट। पहले बताओ बात क्लियर है? जानी ऑनलाइन में तो सबसे पूछता हूं जल्दी से। ये हो चुका है पीछे बैक एंड पे, मैं सिर्फ शॉर्टकट सिखा रहा हूं। अच्छा अब आगे आगे इधर इधर बातें बिल्कुल भी नहीं इधर। अगर ये होती पार्शियल गुडविल तो सिर्फ तुम मुझे बताओगे, मैं सिंपल एनसीआई को 110 का 20% देता यहां पे।
अगर मैं लिखता हूं क्या होता, पार्शियल गुडविल, तो मैं पता है क्या करता, जो एनसीआई का शेयर है वो निकालता 110 इंटू, और पेरेंट का शेयर कितना 150, तो सही है, तो कम हो गया। यानी आप कह रहे हैं पूरा लॉस पेरेंट का, क्योंकि गुडविल भी किसकी थी, तो इंपेयरमेंट भी किसकी। बस सिंपल उसूल याद रहेगा, बस ये ऐसे याद रखना है कि अगर इंपेयरमेंट है पूरी पीएनएल में फेंको, पहले तो कहानी साइड में लगा दो। पैसे बांटते वक्त ख्याल रखना, अगर पार्शियल गुडविल है तो आपको एनसीआई को कोई लॉस एलोकेट करने की नीड नहीं है। अगर फुल गुडविल है तो जैसे बाकी डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सब माइनस करते हो, इंपेयरमेंट भी क्या करना, और फिर परसेंटेज देके एलोकेट कर देना। एग्रीड। तो यानी हम यहां पे अगर एक समरी बनाएं कि सर हम जब पैसों का बंटवारा करते हैं शेयर ऑफ एनसीआई निकालने के लिए, शेयर ऑफ, तो उसको शेयर ऑफ एनसीआई निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट ऑफ, क्या पिक करते हैं हम, जो होता है अनएडजस्टेड, ऐसा ही है। इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक माइनस करते हो, इफ सब्सिडरी कौन है, सेलर, करते हो ना माइनस, कि ये प्रॉफिट उसने कमाया, तो आप रिवर्स करते हो, तो कंसोलिडेटेड में रिवर्स होता है, यहां से माइनस करते हो। अच्छा, फिर आप अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करते हो, या पहले तो हमने जो सीखा हुआ है इंक्रीमेंटल या अमोर्टाइजेशन, और अब हमने एक और चीज सीख ली, इफ फुल गुडविल, तो इंपेयरमेंट लॉस माइनस करना, जो हिस्सा आएगा उस पर एनसीआई का परसेंटेज लगा देना। पर ये इंपेयरमेंट कब माइनस होगी, जब फुल होगी, तो ही इसका हिस्सा बनता है, अदरवाइज आपको इसको देने की नीड, आपको तसव्वुर करो ना, अगर यहां से माइनस करोगे नहीं तो इसको हिस्सा भी नहीं एलोकेट होगा, पूरा का पूरा लॉस किसको मिल जाएगा, क्योंकि आप तो बैलेंसिंग फिगर अप्रोच पे जा रहे हो ना, और बैलेंसिंग फिगर में अगर आपने उसको हिस्सा एलोकेट कर दिया तो पूरी इंपेयरमेंट किसको मिल जाएगी, पेरेंट को, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि पार्शियल गुडविल में गुडविल सिर्फ किसकी होती है, तो इंपेयरमेंट भी सिर्फ किसकी होनी चाहिए, पेरेंट की। तो हमने एक उसूल बना दिया कि इस एनसीआई का हिस्सा निकालते वक्त आपने इंपेयरमेंट सिर्फ तब माइनस करनी है जब फुल गुडविल हो। एग्रीड। इसको एक बार कॉपी कर लें, कहीं यहां पे लिख भी देते हैं ऊपर, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर है बच्चों, या सब बता दो प्लीज एक बार, अरुण, हसान, एमन, जल्दी सारे बच्चों। हाँ चलें, बेहतरीन। क्वेश्चन शेयर करता हूँ मैं भी आपको। बेहतरीन जी। हाँ एडमिन में आएगी बिल्कुल। सर पार्शियल गुडविल में एनसीआई का शेयर निकालने के बाद में इंपेयरमेंट माइनस करेंगे ना? नहीं आनंद, देखो भाई सिंपल, अगर पार्शियल गुडविल होगी तो क्या एनसीआई की तफरीह करते हुए कुछ भी करना है? बस एनसीआई का हिस्सा उसको दो, बाकी सारा लॉस किसको दे दो? बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट की पेरेंट को दे दो, उसमें लॉस उसको खुद मिल जाएगा, आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। सही है आनंद, आपको कुछ नहीं करना उसके ऊपर भाई, लॉस तो ऑलरेडी बुक करके आए हो ना ऊपर। स्क्रॉल करें,
आनंद देखो ये करके बताया ना मैंने कि लॉस आपने 15 का बुक किया है, ये रहा, ये रहा, ये रहा लॉस 15 का बुक किया हुआ है। इससे आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कम हो गया है, ये 175 हो गया 190 से। अब आप ये कह रहे हो ये 175 के अंदर दो लोगों के पैसे छुपे हुए हैं और दो कंपनीज के, फड्डा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के। तो हमने कहा सब्सिडरी का प्रॉफिट उठाऊं और एनसीआई का हिस्सा निकाल लूं, पर एनसीआई के हिस्से में क्या उसको इंपेयरमेंट एलोकेट करनी है या नहीं करनी, ये जवाब है। अगर जवाब आता है यस करनी है तो माइनस करो और फिर एनसीआई का हिस्सा निकालो। तो टेक्निकली एनसीआई को इंपेयरमेंट का एक हिस्सा मिल जाएगा जो इस केस में मिला। कितना मिला इस केस में? पहले देखो एनसीआई कितना आ रहा है 22, अब पहले कितना आ रहा था 19। ये ऐसे आया था क्योंकि आपने 15 का 20% भी एलोकेट कर दिया, ऐसा है, 19 आ गया। अच्छा तो बाकी लॉस किसको मिल गया? पेरेंट को। पूरा लॉस नहीं मिला, 80% की हद तक मिला, मैंने करके भी दिखाया था ऊपर, ये रहा। और अगर पार्शियल गुडविल हो तो आपने एनसीआई को कोई लॉस एलोकेट, तो फिर बैलेंसिंग फिगर जब 175 में से आपने ये 22 माइनस किया तो पूरा का पूरा जो बैलेंसिंग फिगर है किसको मिल गया? पेरेंट को। और मिलना भी किसको चाहिए था? पेरेंट को, क्योंकि लॉस भी उसी का ही था। आनंद अब बात समझ आती है? तभी तो दोनों करके दिखाए ना जानी। अब क्लियर हो गया? डन? ये तो क्या उसकी समरी है कि प्रॉफिट और सब्सिडी उठाया अनएडजस्टेड, इसके अंदर से आपने सब्सिडी का वो प्रॉफिट माइनस किया जो आपस का है, जो ऊपर एडजस्ट हुआ है, फिर आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस की, जो कि ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँचते पहुँचते माइनस हुई है, और फिर इम्पेयरमेंट माइनस करनी है अगर तो फुल गुडविल है, अदरवाइज आपको माइनस नहीं करनी है। चलें जी, अब आते हैं तो वही हटेगा बस एनसीआई का ऐसा था कहाँ पीएनएल में। चलें भाई, ये सवाल है आपके पास 17 मार्क्स का, इसमें ज़रा देखें। इसमें लिखा हुआ ये है कि आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है और बैलेंस शीट। अच्छा, जब भी ऐसा सवाल आएगा मेरी एक बात पहले आपने सुननी है ताकि आप कनेक्टेड रहें। जब भी बैलेंस शीट पीएनएल साथ आएगा आपने सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। लॉजिक बताता हूँ, अपनी होशियारी करोगे पेपर हाथ से निकल जाएगा। मैं सारे टेस्टेड मेथड्स बताता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आपने सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। लॉजिक उसकी ये है कि उस पर आपको मिल जाएगी गुडविल, सही है, और कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स, क्योंकि जब पीएनएल बनाते हो ना तो वहां पे वो बोलता है गुडविल इंपेयर हो गई है। तो अब गुडविल की इंपेयरमेंट निकालने के लिए यू गाइस नीड गुडविल, तो उसके लिए तो फिर बैलेंस शीट बनानी चाहिए। तो इसलिए सुकून से पहले आप बनाए बैलेंस शीट विदाउट थिंकिंग के पीएनएल बनाना भी है, वो सारे कॉन्सेप्ट रखते हुए जो बैलेंस शीट में सीखे। जब बैलेंस शीट बन गई उसके बाद फिर पीएनएल शुरू से शुरू करेंगे कि अनएडजस्टेड, फिर एक एक एडजस्टमेंट पार्क करेंगे और क्लोजिंग तक पहुंचाएंगे जल्दी से। पहले क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बस ये बात याद रखनी है, पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के मार्क्स कम क्यों हैं? तो ये जिन्होंने पास कर लिया उनको पता नहीं लगा, और जिनका रुक गया था उनको पता लगा था कि जो उसने बोला है वो करके आना है। यार उसमें इसमें क्या जवाब दूं कि उसने क्यों मार्क्स कम रखे? मतलब अब नहीं बनाया बैलेंस शीट, कम मार्क्स हैं तो आप बनाए ना, सब करें आप। अच्छा, मैं वैसे इसका अगर वैसे ही जवाब देना चाहूँ ना तो ये है कि बैलेंस शीट के मार्क्स कम इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे सीधा 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 हिसाब किताब होता है।
पीएनएल में सेल भी रिवर्स हो रही होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, तो वर्किंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके मार्क्स। तो आप चलें, आप फिर नहीं बनाइएगा बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट तो बना लो पहले। देखो सब है, सोचो यही तो गेम है। इसमें आपको रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग दी हुई है या पहुंचना है? पहुंचना है ना, प्रॉफिट ऐड करने के बाद। पर जो प्रॉफिट ऐड करोगे वो अनएडजस्टेड होगा, सीधा सीधा जो वैसे गिवन होता। यानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है, प्रॉफिट पीएनएल की मद में दिया हुआ है, वो निकालो, ऐड करो, किस पे पहुंच जाओगे? क्लोजिंग पे। एज इफ कि तुम्हें बैलेंस शीट ही किसकी दी हुई है? क्लोजिंग की। बस ये याद रखना। हाँ अनएडजस्ट, तभी तो आप फिर वो नीचे एडजस्टमेंट्स पार्क करेंगे ना नेट एसेट्स में, अगर कोई आती हैं। यस, ट्रायल बैलेंस से अनएडजस्टेड ही उठाना है आपको। शुक्रिया। हाँ भाई, गुडविल कितनी आई? 42.1। वाह भाई। आप देखें, आपकी जान आपके खुद के हाथों में है। करें करें करें, आप करें। मैंने बोला था कि जब होशियारी करोगे तो फिर खुद ही भुगतोगे। मैं बोल रहा हूँ टेस्टेड मेथड्स है, मतलब मैंने जब खुद तैयारी की है सीफैप में तो मुझे पता है कि क्या ऊंच नीच होती है, कि तो अप्रोच क्या होनी चाहिए। कब आया? मैंने तो नहीं पढ़ाया ऐसा कोई। सोच, मुझे भी याद दिला। उसमें से होगा ही भंगी पीएनएल, तो वही बनाएगा ना। अबे नहीं, यस प्रॉफिट खुद। अच्छा, प्रॉफिट इसमें आराम से निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे ही। सेल्स COGS टकाटक 42.1। यस, ये भी यही कह रहे हैं 42.1।
देखो मैं इस तरीके के सवाल कह रहा हूँ, इस बार थोड़ा ना हाईली एंटिसिपेटेड है कि वो दोनों पूछेगा, कि दोनों कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है, खिजरा 42.1, ये लोग भी यही कह रहे हैं। नहीं, गुडविल ये लोग कह रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कह रहे, गुडविल कह रहे हैं ये भाई। अच्छा, बैलेंस शीट के कम नंबर इसलिए भी हैं, गिनती के 4 तो आइटम है बैलेंस शीट ये, उसमें भी अगर आपको वो 12 नंबर दे तो फिर पेपर आप इसी से ही पास कर लोगे ना बिला वजह। लीज वीज भी तो करना है आगे। हाँ 20 सी ए फाइनल में आता है 35-40 नंबर का। हाँ मैं तो टैली करके आया था ना, उसके बाद तो मैं फैल गया था, मैंने कहा आ जाओ। नहीं नहीं, मैं तो बस वो ऐसा मैं फ्री हुआ पेपर में, वो मैंने बोला भाई अब तो टुक टुक खेलना है, पहले ये साइड में कर लिए थे। सब्सिडरी का प्रॉफिट दुआ कह रही है सर 18 आ रहा है, यही ना 18, 320 में से 240 माइनस किए, 25 कटाया, 15, 10 और 12, खाली यहाँ लिख देते हैं साइड में सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 4 का मतलब यार, ये तो फिर अली लानत है यार, अगर उसको तुम्हें इसका ही नहीं मतलब पता भाई। 4 पॉइंट के क्या मतलब है? पार्शल गुडविल है, अपने शेयर पे रखता है एनसीआई को, फेयर वैल्यू पे नहीं रखता। अली इनिशियल क्लासेस में सिखाया ये। अली का पूरा नाम नहीं, दोस्त है क्या तेरा? तो मैसेज करके पूछ लिया उससे कि तू ही तो नहीं है। हाँ भाई, बैलेंस शीट टैली हुई किसी की? कितने पे? वाह भाई,
हाँ भाई, ग्रुप रिजर्व पे पहुंचा कोई? अभी देखते हैं आसान। $42.12। ग्रुप रिजर्व आपके आ रहे हैं 82.92। हाँ भाई, ये आपके पास नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आ रहे हैं 254 और आपने रिपोर्टिंग डेट से अनरियलाइज इन्वेंट्री का जो प्रॉफिट है वो माइनस किया हुआ है 2.8 जो सब्सिडी ने बेचा है, और फिर आपके पास जो एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन आ रहा है वो आ रहा है 2.8। अगर वैसे आप शेयर देखें तो यही है। फिर आपने गुडविल निकाली, आपने कंसिडरेशन रख दी 250 की, नेट एसेट्स आपने रख दी है 80% क्योंकि प्रोपोर्शनेट शेयर है, गुडविल आ गई और गुडविल इम्पेयर भी हो गई है 4.68 से। अच्छा, ये फुल गुडविल है पार्शल है? तो सर ये पूरा लॉस किसको मिलेगा? पेरेंट को। अच्छा, अब ये ग्रुप रिजर्व में तो आप पार्क कर लेंगे, तो क्या ग्रुप रिजर्व में पार्क करने का मतलब ये है कि पीएनएल में भी पार्क हो गया या इक्विटी में? इक्विटी में पार्क हुआ। अब यही चीज़ आपने कहाँ करनी होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो एनसीआई हमारा आ रहा है 53.60 और हमारे पास ग्रुप रिजर्व निकालने का तरीका ये था कि हमने रिटेन अर्निंग उठा के रखी रिपोर्टिंग डेट की, क्योंकि आपको साल के शुरू की दी हुई है ना, आपने उसके अंदर प्रॉफिट डाल दिया साल के आखिर तक आने के लिए। फिर आपने पोस्ट एक्विजिशन पार्क किया 80%, इम्पेयरमेंट आपने एलोकेट कर दी और आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दिया 1.6 का, 82.92 आता है। चलें जी, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने उसमें ये एक एडजस्टमेंट की हुई है और ये दो एडजस्टमेंट्स की हुई है इन्वेंट्री वाली, एग्रीड। और आपने जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो सिंपल उठा के यहाँ डाल दी।
तो आपकी बैलेंस शीट जो टोटल हो रही है वो हो रही है 565.52 पे। तो यहाँ पे बच्चे बैलेंस कर चुके हैं, वेरी गुड भाई। यहाँ पे हो गया, सवाल दिखा दूँ नीचे। आपने शायद ग्रुप रिजर्व में रिटेनिंग सही लिया हुआ है रिपोर्टिंग का, ओके। एनसीआई का सोल्यूशन दिखाइए, एनसीआई का सोल्यूशन। हाँ भाई, अब जब ये बन गया तो अब क्या बनाएंगे, पीएनएल। और पीएनएल में स्ट्रेटजी वही है, सबसे पहले अनएडजस्टेड पीएनएल, जल्दी बनाओ, वो मैच होना चाहिए। गुड यार। ग्रुप का प्रॉफिट अभी वो देखते हैं, पहले ये बना लें। नेट एसेट्स का 80% कहाँ पे लिखा है? अगर हम सवाल में जाएं और हम ये कहें कि हमारे पास हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 1.6 मिलियन शेयर्स परचेज किए हैं और सामने वाली कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 200 का। तो हमने कहा कि 1.6 मिलियन को अगर मैं 2 मिलियन से डिवाइड करूं तो 80% आता है। एमन क्लियर है? हाँ जी, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, अली, हसान, आनंद, अरुण, असील, जल्दी बताओ क्या ये हो गया, मैच हो गया? अब्दुल हनान तो कह रहे हैं सर हो गया था। जैन कितने का? 30 पैसे का, जेब से डाल दे भंगी वो। हाँ जी, अब पीएनएल ये देख लिया आपने? डन। कहाँ हो गए भाई? बाकी कर रहे हैं, करें। करना है जानी। हाँ जी, अब आ जाएं जरा प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये खुद और बिल्कुल सही करके बताना तुम लोगों ने। $0.5 मिलियन का फर्क आ रहा है। कोई प्लस माइनस में गलती की होगी जानी, या राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा होगा। ये देखो, ये है ना, ये बैलेंसेस मैच करो। हाँ, राउंडिंग ऑफ का इफेक्ट होगा ना। अनएडजस्टेड क्या करूँगा उसका यार? नहीं, तू कर अभी अपने हिसाब से कर भाई। इसमें तुम लोगों ने डेट ऑफ एक्विजिशन तो देख लिए ना, फिर ऐसा नहीं कल की तरह चिपका दो, पूरा साल है। पहले कल की तरह तुमने 6 महीने चिपका के बना दिया आगे।
हाँ वो गेम भाई कल अगर कहें तो मॉक रख लें एक मॉक किए कि जिसमें IFRS 9 लीज और कंसोल तीन मतलब हाँ ये भी कर सकते कल तो ये तो कह रहे हैं कि सर सैटरडे से पहले रख दें लीज रहता है अभी कह रहे हैं बच्चे संडे वो अभी लगाएंगे ना अब वीकेंड पे दुआ पर ऐसा सवाल कराऊंगा जिसमें IFRS 9 भी कंसोल के अंदर मॉक में लास्ट में तो वो तो होंगे ही ये तो अभी वो तो आप सोचेंगे ना तैयारी करके आएंगे फिर आप खुद अप्लाई करेंगे उसको कॉन्सेप्ट को हाँ मनाइल कह रही है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 7.72 ये है कंसोलिडेटेड ग्रुप इसमें लायबिलिटी में एडजस्टमेंट नहीं होगी सर अली पूछ रहे हैं भाई लायबिलिटी में एडजस्टमेंट आपको सवाल में दी हुई है कोई तो क्या जबरदस्ती करें आउटस्टैंडिंग बैलेंस कोई भी नहीं है तब कोई भी नहीं है तो मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो यार अली टेंशन क्यों ले रहा भाई $40.4 आनंद ये क्या आंसर है ओके 53.42 नहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आ रहा है ना वो आ रहा है 35.72 35.72 आ रहा है अरुण कह रहे हैं यही आ रहा है बिल्कुल 35 असील वेरी गुड
एक एक फिगर चेक करनी है। चलें, सबसे पहले अनएडजस्टेड पीएनएल तो सीधा सीधा है, सही है। अब आपने क्या किया, एक एक एडजस्टमेंट लेके चले। इधर आ जाओ भाई। आपने कहा कि यहां पे एक्सीड कर गई थी बिल्डिंग की वैल्यू 18 मिलियन से, तो एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पार्क होगा। कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल? ये देखें, ये रहा 1.2 हुआ हुआ है बुक। ये 4.68 क्या बुक हुआ हुआ है? इम्पेयरमेंट है। ये बुक हो गई दो इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। ओके, फिर हम सवाल में जाते हैं। हमने कहा कि सर इंटर कंपनी सेल्स है कॉस्ट प्लस 20% पे, तो मुझे ये बात पता है कि आरएल ने गुड्स बेचे थे। आरएल है कौन? पेरेंट। तो पेरेंट टू सब्सिडरी की ट्रांजैक्शन में मुझे पता है मुझे बाहर की सेल से मसला है, आपस की सेल से है, बाहर की सेल से मसला नहीं है। आपस की सेल को मुझे क्या करना है? रिवर्स करना है। तो मैंने क्या कहा, मैं सेल्स को रिवर्स कर दूंगा 60 मिलियन से और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी 60 मिलियन से, इस अजम्पशन से कि उसने पूरी चार्ज करा दी है। फिर मुझे याद आएगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो चार्ज ही नहीं हुआ, तो उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर दूंगा। तो यहां पे देखिए मैंने किया ये है कि पेरेंट टू सब्सिडरी के केस में क्या आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये आ रहा था 1.6 का, ये पेरेंट एंटिटी की किताबों का प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा है। एग्रीड? कमाया किसने था? पेरेंट ने। अच्छा, फिर सब्सिडरी ने बेचा है 48 मिलियन का, तो हमने कहा भाई मैं तो आपस की सेल्स को नहीं मानता, आपस की सेल्स को हटा दें और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी हटा दें, इस अजम्पशन से कि पूरी चार्ज हो गई है। फिर उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को वापस से बढ़ा देंगे। वो कितना आ रहा है अनरियलाइज्ड? 2.8। मैंने कहा सर ये आ गई सब्सिडरी टू पेरेंट। अच्छा, क्या इसमें कोई डिविडेंड वगैरह का चक्कर है? नहीं है। मेरे ख्याल से गिनती की ये एडजस्टमेंट्स हैं और उसके बाद वो बोल रहा है बना दो कौन सा पीएनएल, एडजस्टेड पीएनएल। अच्छा, एडजस्टेड पीएनएल में आप जरा मुझे बताएं कि आपके पास सबसे पहले 497 की सेल्स आ रही है और ये इंटायरली ग्रुप के बाहर से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 322.40 की, वो रही। 174.6 का आपका ऑल टुगेदर जीपी आ गया। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तफरी नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस इंक्रीज होके 37.88 पे आ गए और आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 84.72। अच्छा, इसके बाद आपने कहा फाइनेंशियल चार्जेस आपके पास सेम रहे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताएंगे आप 35.72 में कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है? पेरेंट और सब्सिडरी का। मैं किसके प्रॉफिट पे फटा है? सब्सिडरी के। मैं पहले सवाल में गया, मैंने कहा सब्सिडरी का सेपरेट बुक का प्रॉफिट 18 का है। अच्छा, तो अब मैंने ये कहा जब मैंने 18 पिक किया, क्या ये जमा हुआ है इसमें एडजस्टमेंट्स के बाद? अच्छा, पहले तो हमने कहा ये हटा दो और 1.2 हटा दो। इंपेयरमेंट क्यों नहीं दी? क्योंकि पार्शल है। हाँ, अगर फुल होती तो फिर इंपेयरमेंट पेरेंट को कैसे एलोकेट करें? ऑटोमेटिक हो जाएगी जब बैलेंसिंग फिगर दूंगा, क्योंकि लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है। चलें, तो हमने कहा 14 इज द अमाउंट जो किसका पैसा है? सब्सिडरी का एडजस्टेड। इसका 20% 2 पॉइंट। और अगर आप नेट एसेट्स देखें जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें भी यही आ रहा था। और आपको बताऊं ये भी मैच क्यों कर रहा है? पहला साल है। ये बात याद रखिएगा, बता लो पेपर में बेवकूफ़ों की तरह देख रहे हो कि मैच नहीं हो रहा। ये पहला साल है इसलिए मैच हो रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट बनाते हो 3 साल पहले खरीदी गई होती तो वो एजेड होता। ये है फॉर द ईयर, तो ये तभी मैच करेगा जब पहला साल होगा। पहले बताओ भाई, कहानी समझ आती है? तो ये मैच करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा फिर बोलता है यार सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। भाई मैच तब होगा जब पहला साल होगा, क्योंकि वहां की कमाई नेट एसेट्स वाली और यहाँ की मैच कर रही है, क्योंकि साल ही पहला है। अगर
3 साल पहले सब्सिडरी एक्वायर की गई होती तो वो पोस्ट एक्विजिशन आज तक का होता, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एज एड। क्लैरिटी है, पक्की बात है। तो हमने क्या किया, 2.8 जो है यहां पे किया और बाकी किसको दे दिए पैसे, पेरेंट एंटिटी को। उसमें जो भी लॉसेस उसको एलोकेट होने थे वो ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। अच्छा, वैसे तुम लोगों की समझने के लिए प्लीज इधर 1 मिनट देखिएगा, मुझे ये बताते हो पेरेंट एंटिटी का सेपरेट बुक का प्रॉफिट कितना है अनएडजस्टेड, 28। देखिएगा इधर, मैंने कहा पेरेंट का अगर मैं प्रॉफिट देखूं सेपरेट बुक का, तो आपने कहा पेरेंट का सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट है 28, हमने लिख दिया। मैं हल्फिया कहता हूं ये नहीं जमा हुआ यहां पे, इसमें आपने उसको पूरी इंपेयरमेंट दी है गरीब को 4.68 और अनरियलाइज 1.6। इधर देखिएगा 1. ये इसका है ना सिर्फ 1.6। तो ये पेरेंट एंटिटी के अपने प्रॉफिट्स में इतने की एडजस्टमेंट्स हुई हैं। आप इसमें से ये माइनस करें 21.72, ये इसका 100% है पेरेंट का। अच्छा, अब मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगा, आप मुझे बताएं कि ये जो 14 है, नहीं 14 और उसको प्लस करें, वही है ना जो जमा हुआ है। तो टेक्निकली कुछ इसके प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट होती हैं और फिर जाके वहां पहुंचते हैं। तो आपने ट्रैक रखना है कि किसकी एडजस्टमेंट हो रही है। तो आपके सामने 28 में इंपेयरमेंट से किसको मिली है, इसको मिली है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो दोनों को मिला के वो बनता है। अच्छा, अब मैं इस 14 का 80% लूंगा ना और इसमें ऐड करूंगा, पेरेंट का हिस्सा बन जाएगा, बन जाए। देख लो एक बात। अच्छा सर, ये प्लीज बताएं कि इंट्रा ग्रुप सेल्स में हम अनसोल्ड स्टॉक को लेस नहीं करवाते, उसका सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का इंपैक्ट लेंगे, इन प्रॉफिट सेल्स रिवर्स करेंगे। नहीं, देखें, मैंने आपको कल ये सिखाया था कि आपको इतना पता है कि आपस की सेल्स का मसला है जिससे सेल्स इन्फ्लेटेड है। मैंने सेल्स को उड़ा दिया तो बची कौन सी बाहर वाली, और मैंने कहा जो पहला सेलर होता है वो असल वाली COGS चार्ज करवा चुका होता है, बायर वापस से चार्ज कराता है, तो कितनी बार हो जाती है, पर बायर ने पूरी नहीं चार्ज कराई, कुछ हद तक चार्ज कराई, यानी उतनी चार्ज नहीं कराई जितनी बेची। हमने सिंपल क्या उसूल बनाया, अपनी सेल्स की वैल्यू से सेल्स को भी घुमा दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी घुमा दो, इस अजम्पशन से कि पूरा चार्ज हो गया। फिर आपको याद आएगा कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हद तक तो चार्ज ही नहीं हुआ, तो जो आपने रिवर्स किया था उसको वापस से बढ़ा दो ताकि हिसाब किताब इक्वल हो जाए। आफिया, बात क्लियर है? ये हमने टेक्निकली कल की क्लास में ही सीखा था ना, तो ये वो एक रिकैप है आपका कि हमने पूरा वो सीखा हुआ, और मैंने आपको करके भी दिखाया था अलग अलग तरीकों से कि वो उसको माइनस करके देखो, उसको जो तुमने भी सवाल किया था मुझसे कि सर वो एग्जैक्ट मैच क्यों नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि 100% चार्ज हुआ हुआ था, तो वही वाली बात है ये। चलें, तो पहले ये बता दो जानी, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्की बात है? चलें, अब एक चीज़ आगे, आप अपने पास हेडिंग डालेंगे भाई, आगे चलता रहेगा साथ साथ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कॉन्सेप्ट है ये है, IS स्टैंडर्ड है, पर ये कंसोलिडेशन की एक चुटकुली है, साथ में चिपक जाएगी उससे आगे वापस, सही है? तो अभी हम जरा उस पर हल्की सी बात कर रहे हैं आज। चलें, अब ये पढ़ेंगे। IFRS 9 नहीं किया, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई, IS 28 हम आ गए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में। अच्छा, अब यूजुअली ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर एक आपको सवाल दे और उसके अंदर IS 28 की मस्ती ना हो। IS 28 उसके अंदर लाजमी होगा। यह है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बहुत ही
मज़े का स्टैंडर्ड है, इसको मैं तुम्हारी सोच से ज़्यादा टेक्निकलिटी से लिंक करूँगा इसको कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन के पास पेपर टेक्निकली मैंने तुम्हें 2018 तक के कराए, अभी 18 के बाद कोर्स हुआ था चेंज और उसमें आ गया था एसोसिएट। अब जो 18 से लेके आगे जो मैं करूँगा वो एसोसिएट के साथ होगा, यानी कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट्स तुम्हें मिल चुके हैं, अब खाली उसमें एसोसिएट लिंक हो जाएगा और आगे जितने भी पास पेपर हम करेंगे वो एसोसिएट के साथ होंगे, लिंक्ड होंगे। क्योंकि बेसिक तो मैंने तुम्हें आई थिंक 4-5 सवाल करा दिए ना पास पेपर के, आज भी पीएनएल के साथ कर लिया। अब आगे जो देखेंगे वो 18 से ऑनवर्ड्स है, सही है। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुमने अभी तक जो पास पेपर किए हैं वो कोई ये नहीं थे कि तुमने लेटेस्ट किए हों, 18 तक किए हैं। 18 के आगे की कहानी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी जब हमें एसोसिएट पे ग्रिप आ जाएगी, सही है। चलें इधर देखें, मैंने कहा सर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने किसी कंपनी में लेट्स से 0% से लेके 19% तक की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं कहलाता हूं एक नॉर्मल इन्वेस्टर। अच्छा, जब मैं नॉर्मल इन्वेस्टर कहलाता हूं तो वो कहता है कि आपने भाईजान अकाउंटिंग करनी है IFRS 9 की, कि आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखेंगे, व्हाट्सएवर, वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, वो आपका। तो हमने कहा कि सही है भाई, वो फाइनेंशियल एसेट है, पर उसकी अकाउंटिंग किसके तहत होगी? IFRS। चलें, ये आ गई बात। फिर वो कहता है जैसे ही ये चौरंगी आगे जाती है और आप कहते हो 20% से लेके 50%, नॉट अबव 50। अबव 50 तो आपका कंट्रोल आ जाता है, अबव 50 तो आपका कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, तो हमने ये कहा कि जब ये पैरामीटर में आप एंटर हुए 20 से 50% तक, तो आप कहते हैं कि आप किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं। कंट्रोल नहीं रखते, पर आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन। अब मैं बताता हूं क्या बोला मैंने, सुनिएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, सही है, एक बंदे के पास 51% है, तो आपका एक इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि 20% है, एग्रीड। तो वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन, आपके पास अगर 20% है तो आप एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हो। कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर एक बंदे के पास एग्जैक्टली 76% मौजूद है तो फिर काय का इन्फ्लुएंस आपका, सही है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मालिक नहीं है जो 75 से ज्यादा रखता हो, अदरवाइज आपकी नीड तो आएगी कहीं ना कहीं, एग्रीड। तो वो कहता है आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हो। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब भी किसी कंपनी पे आपका होता है तो यानी आपकी से होती है किसी मेजर डिसीजन के अंदर, कंट्रोल नहीं होता, से होती है, यू कैन इन्फ्लुएंस। इसीलिए कहा गया कि वो कंपनी जो है आपकी बन चुकी है एसोसिएट। वो कंपनी आपकी क्या बन चुकी है भाई? एसोसिएट। तो कहा यह गया इसकी अकाउंटिंग भाईजान इधर आके करना। क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? है, पर उसको IFRS 9 से निकाल के यहां फेंक दिया, यहां अकाउंटिंग करो, उसको नॉर्मल से अलग रखो, क्योंकि वाकई वो नॉर्मल से अलग है। तो हमने ये चीज सीखी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जैसे ही मैं यहां से आगे निकला और मैंने कहा 50% प्लस से लेके 100% तक
आप कहते हैं आपके पास आ चुका था कंट्रोल। सर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सर अब तो चलेगी हमारी, पर हाँ हो सकता है कि हमारे चलने के साथ साथ किसी का इन्फ्लुएंस भी हो, तो इन्फ्लुएंस में और कंट्रोल में फ़र्क है, वो हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, तो हमने कहा कंट्रोल के लिए आपने IFRS 3 ये दो स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं अभी जो पीछे सीखे, IFRS 3 और IFRS 10, ये हिसाब किताब किया आपने। अच्छा, तो ये जो कंसोल के स्टैंडर्ड्स थे वो ये थे, IFRS 3 और IFRS 10, यही किया हमने। बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग है, दूसरी प्रेजेंटेशन है, दोनों बिजनेस कॉम्बिनेशन के ही स्टैंडर्ड है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज़्यादा बिजनेसेस, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड का नाम है, सही है। तो हमने टेक्निकली IFRS 3 और IFRS 10 का कॉम्बो पढ़ा है, एक में अकाउंटिंग, एक में प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग। क्लियर है? IS और IFRS दोनों है ना, जो IS है ना वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पुराने हैं, अब जब वो भी रिप्लेस होते हैं ना तो वो IFRS बन जाते हैं। पर उसका अभी इससे क्या ताल्लुक है भाई? IS 10 है वो, IFRS 10 नहीं है। IS 10 वो सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो बाद में पढ़ेंगे, सही है। ये वो नहीं है, ये तो कंसोलिडेशन है भाई, ये नहीं है। वो IAS 10 है, ये IFRS 10 है, दोनों में फ़र्क है। चलें, तो मुझे एक बार बताएं, ये तो हमें पता लग गया कि भाई इसकी अकाउंटिंग हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अभी इसमें मैं और चीज़ें भी मस्तियाँ करनी है मैंने, सही है। ये भी हम कवर कर चुके हैं, बाकी क्या रह गया? IS 28, इसकी बात करनी है। एग्रीड? अच्छा, तो अब मैं आपसे कहूं कि सर अगर एक खतरनाक सवाल बनाए, मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट दूं आपको और दूसरी कंपनी की भी बैलेंस शीट दूं, और मैं बोलूं कि नीचे इंफॉर्मेशन दे दूं इन्वेस्टमेंट्स की, और उसमें एक इन्वेस्टमेंट होगी जो कि नॉर्मल होगी, एक इन्वेस्टमेंट होगी जो कि एसोसिएट वाली होगी, एक होगी कंसोल वाली। तो आपने IFRS 9 वाली को तो कंसोल नहीं करना, वो कंपनी अपनी चलती रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड रहेगी। एसोसिएट को भी कंसोलिडेट नहीं करना, वो भी चलती रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट हट के जो आएगी वो सब्सिडरी वाली आएगी। तो आपने फिर एग्जाम में पहचानना है कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो किसमें की हुई है, सब्सिडरी में, और फिर उसको हटा के एसेट्स को लेके आना। किसी दिन एग्जामिनर का दिमाग घूमे, वो किसी एक और बैलेंस शीट को दे दे जबकि उसको कंसोल नहीं करना हो, आप कंसोल करके आ जाओ। CA फाइनल में उसने एक अटैम्प्ट में ये किया था कि मैं और मेरा दोस्त ही बैठे हुए थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो पेपर में गए, देने गए, तो वही वाली बता रहा हूँ ना बात। तो उसमें हुआ ये कि मेरा दोस्त ना कंसोलिडेशन करके आ गया एक सब्सिडरी की, जबकि वो सब्सिडरी थी नहीं। तो उसने बाहर आके मुझे बोला, दादा तेरे भाई ने टैली मार दी। अब मैंने कहा टैली करनी नहीं थी। बोला पे तीसरी वाली सब्सिडरी नहीं थी। मैंने कहा थी नहीं, उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था, वो तो एसोसिएट थी। बोला यार ओनरशिप थी। मैंने कहा एग्रीमेंट में देख ले, कंट्रोल किसी और का था, तेरा सिर्फ क्या था, इन्फ्लुएंस। बोल रहा है मैंने टैली किया, इसके तो नंबर मिलेंगे ना। तो मैंने कहा अल्लाह करे मिल जाए। और खैर वो भी पास हो गया था, बाकी उसने सही कर ली थी चीज़ें। तो पर यह है कि उसके नहीं मिले होंगे उसका नंबर, क्योंकि वो तो ऑल टुगेदर अकाउंटिंग ही गलत करके आ गया। बात समझ आ रही है? तो आपने थोड़ा विजिलेंट रहना है। अभी हम करते हैं उसको, हम तो सीख रहे हैं कि हो क्या रहा है। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया एक बेसिक हिसाब किताब। मैंने कहा कि हम अगर एक XYZ कंपनी है और XYZ कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी A में, और मैंने कहा इसके मैंने कुल मिला के कोई 25,000 शेयर्स खरीदे आउट ऑफ, हाँ भाई ये क्या बन गई, एसोसिएट बन गई, इसको याद रखिएगा। और हमने ये कहा
कि इस कंपनी की जो प्राइस पर शेयर है वो चल रही है सर 25। तो आप मुझे बताते हैं कि कंपनी XYZ ने कितने पैसे दिए हैं इसको? 6.25। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमने एक एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट कैश क्रेडिट 6.25 से। ये XYZ कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी और ये पैसे किसको दिए हैं? शेयर होल्डर को। ये बात नहीं भूलनी, शेयर होल्डर को। किसको दिए हैं? कोई और शेयर होल्डर होगा, उससे हमने ये शेयर्स खरीद लिए और हमारा इस कंपनी पे आ गया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एग्रीड? ये हमारी बन गई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। चलें, फिर हमने ये कहा भाई यही कंपनी बी में क्या कर रही है भाई? इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, हमने ये कहा कि जब ये कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसने कोई कुल मिला के 80,000 शेयर्स खरीदे हैं। हाँ भाई, कितना आता है? अच्छा, तो वो एग्जैक्ट वाला नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम ये कर लेते हैं कि इसको कर लेता हूँ मैं 1,20,000 और ये कर लेता हूँ 1,50,000। अब देखो 80% आ गया। चलें जी, हमने कहा 80% आ गया। अच्छा भाई, जल्दी से बता दें कि ये क्या बन चुकी है? सब्सिडरी। अच्छा, अब हमने कहा कि सर इसकी जो प्राइस पर शेयर है वो 40। अच्छा, तो 1,20,000 शेयर्स को मैं अगर 40 से मल्टीप्लाई करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश 4 ये इन्वेस्टमेंट भी किसकी किताबों में आ रही होगी? XYZ कंपनी की। XYZ कंपनी की। ये हो गया हिसाब किताब। दो कंपनियां, दो इन्वेस्टमेंट्स, एक सब्सिडरी, एक एसोसिएट। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। हमने कहा कि सर अब ज़रा सीखनी एक चीज़ है जो वो ये है यहाँ पे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। अच्छा, मैं 4.8 में 6.25 ऐड करूं 54250000। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ये XYZ कंपनी की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सही है? अच्छा, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम हाँ या ना में जवाब देना। मैं इसमें से एक इन्वेस्टमेंट को कटा दूंगा, ऐसा है? और इन्वेस्टमेंट को हटा के, एलिमिनेट करके एसेट्स ले आऊंगा, लायबिलिटीज ले आऊंगा, एनसीए ले आऊंगा और गुडविल रिकॉर्ड कर लूंगा। एग्रीड? इन्वेस्टमेंट हटी, एसेट्स ले आए, जो अभी सीखा, जो पीछे सीखा है, ये हटा दी ना इसमें से। सर पूरी क्यों नहीं हटाई? एसोसिएट भी है, उसको क्यों हटाएंगे? वो तो कंसोलिडेट नहीं होती है, उस पर कंट्रोल है तुम्हारा। तो क्या तुम ये कहोगे सारे एसेट्स में ले आऊंगा? कंट्रोल होगा, उस पर लाते हैं, उसके अलावा नहीं। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि पूरा कंट्रोल मेरा है, हर एक एसेट में पर नहीं, आपका इन्फ्लुएंस है, आप उसको कंसोलिडेट नहीं करते। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जब मैं यहां पे
कंसोलिडेटेड एफएस बनाऊंगा, कंसोलिडेटेड एफएस। तो मुझे लगता है कंसोलिडेटेड एफएस बनाते वक्त आप यहां पे सब्सिडरी के एसेट्स लेके आओगे, गुडविल आएगी, ये 625 की इन्वेस्टमेंट कसम से रह जाएगी, ऐसा ही है। अच्छा ये हमने कह दिया, ये तो एक हाइपोथेटिकल अज्यूम चीज़ है, वो तो आ ही जाएगी। और नीचे आपके पास शेयर कैपिटल सिर्फ आएगा XYZ का, NCI और XYZ, ये जो भी हो गया। इस पूरी थीम में पता है सीखा क्या कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में भी आती है, कंसोलिडेटेड में भी आती है, वो एलिमिनेट नहीं होती। वापस, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में भी आती है, करके दिखा दिया, और इसलिए क्योंकि वो एलिमिनेट, यानी कोई आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी किताबों में अपीयर हो रही होती है, आप बोलोगे दोनों। सेपरेट में तो खरीदते वक्त आती है और कंसोलिडेशन में एलिमिनेट ही सिर्फ सब्सिडरी वाली होती है, तो बच कौन सी जाती है? एसोसिएट वाली। तो पहला जो मुद्दा है सीखने का वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दोनों किताबों में आती है, सेपरेट में भी, कंसोलिडेटेड में भी, ऐसा ही है। अच्छा अब जब ये आपने समझ लिया कि सेपरेट में भी आती है, कंसोलिडेटेड में भी आती है, सिर्फ अब खाली ये देखना है आगे जाके, जो मैं भी एक चीज सिखाने लगा हूं तुम लोगों को ऑनलाइन वाले, पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है दोनों किताबों वाली कि दोनों बुक्स में आ रही होती है। इसके आगे एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं मैं, क्लियर हो गया? बेहतरीन, आगे सुने, फिर इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। सुनिएगा, मैंने ये कहा जब ये सेपरेट बुक्स में आती है ना, तो स्टैंडर्ड ये कहता है IS 28 विथ IS 27, तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है IS 27, बट फिर भी रेफरेंस है। IS 27 है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टैंडर्ड। किसका? वो सेपरेट फाइनेंशियल्स की बात करता है, तो उसको मैं लिंक करके बता रहा हूं, आपकी कोई रेलेवेंस नहीं है, नाम वहां जाएंगे सिर्फ समझाने के लिए कि कभी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में पूछ ले तुमसे। सही है सर, जिसके पास कंट्रोल होगा वो बनाएगा ना कंसोलिडेटेड। जी बेटा, मतलब ये हमने शायद अपनी कुछ 14 क्लासों पहले सीखा है कि जिसके पास कंट्रोल होगा वो बनाएगा। IS 1 सेपरेट का नहीं है बेटा, IS 1 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है। IS 27 ये बताता है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स को कैसे 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 रखा जाएगा। सही है? IS 27 सेपरेट फाइनेंशियल्स में रखी गई इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, सेपरेट फाइनेंशियल्स में प्रेजेंटेशन की बात नहीं करता। एग्रीड? IS 1 इज अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ रेलेवेंस के लिए यहां पे लिखा है मैंने। एग्रीड? अच्छा अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप सेपरेट एफएस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप सेपरेट एफएस में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कॉस्ट पे रख सकते हैं। अभी किस पे रखा था? कॉस्ट पे। एग्रीड? किस पे रख सकते हैं? फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा फेयर वैल्यू पे रख सकते हैं, बट चेंजेस जो है ना फेयर वैल्यू के, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पार्क होंगे। लॉजिक देता हूं, आपने IFRS 9 में मेरे साथ पढ़ा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रखी जा सकती है। चेंजेस कहां से आते हैं? OCI। आपको क्या लगता है कोई इतनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म के लिए देता है या लॉन्ग टर्म के लिए? इसीलिए कहा फिर उसको अलाइन रखना, OCI में रखना। एग्रीड? तीसरी चीज,
इक्विटी अकाउंटिंग करना जो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं सीखी हुई, ये सीखनी है। अच्छा, यानी सर आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सेपरेट बुक्स में आ रही है, अभी सिखाया, आती है नहीं आती? आती है। तो वो कह रहा है सेपरेट बुक्स में कितने तरीकों से रख सकते हो, या तो कॉस्ट पे रखो, बाद में भी कॉस्ट पे रखो, फेयर वैल्यू आसमानों पे जा रहे हो, आपका कोई गर्ज नहीं है। दूसरा, फेयर वैल्यू पे रखो, फेयर वैल्यू गेन लॉस, या तो कौन सी अकाउंटिंग करो, इक्विटी अकाउंटिंग, जो कि आपने सीखी नहीं है। पहले ऑनलाइन वालों बता दो क्या ये बात समझ आती है जल्दी से, प्लीज सब बच्चे एक साथ जल्दी। ये सेपरेट बुक्स की बात बताइए, सेपरेट किताबों में ऐसे रखना है तुमने। वेरी गुड यार। अब हाँ भाई, क्या लिखा? कंसोलिडेटेड बुक्स। आप मुझे जरा एक चीज सोच के बताएं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंसोलिडेटेड बुक्स में भी आती है? आती है, तो हटती नहीं है, क्यों? हाँ, हटती सिर्फ सब्सिडरी वाली है, तो यहां से उठ के वहां पे आ जाती है, ऐसा ही है। चलें, वेरी गुड, आगे सुने। हमने ये कहा कि सर जब ये बात हो गई ना, यहां पे कह रहा है ओनली इक्विटी अकाउंटिंग। अब गेम समझे, मैं दिमाग में फिक्स करना चाह रहा हूं एक चीज। अगर कंपनी XYZ कंपनी अपनी सेपरेट बुक्स में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, तो उठ के यहां पे कॉस्ट पे आएगी बाय डिफॉल्ट। बाय आपके सामने है ना, करके भी तो दिखाया, जानबूझ के करके दिखाया ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। यहां पे उठ के कॉस्ट पे आएगी। स्टैंडर्ड कहता है कंसोलिडेटेड एफएस बनाते हुए उसकी इक्विटी अकाउंटिंग करो, यानी आपने फिर इसकी न्यू अकाउंटिंग यहां के शुरू करनी है। और एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है कि वहीं पे बोलेगा इक्विटी अकाउंटिंग हुई है, ये लो बेटा खाली करके आ जाओ। अगर फॉर एग्जांपल सेपरेट बुक्स में XYZ की सेपरेट किताबों में इक्विटी अकाउंटिंग हुई तो बाय डिफॉल्ट उठ के भी तो आपको कुछ करने की नीड होगी। यह सब सही हुआ है तो आपको तो कुछ करना ही नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ऐसा एग्जामिनर करने देगा, या वो बोलेगा कॉस्ट पे रखी हुई है, बोलेगा भाईजान अब यहां पे इक्विटी अकाउंटिंग करो जैसे कि शुरू से ही कैसी हुई थी इक्विटी अकाउंटिंग। अब ये क्या होती है इक्विटी अकाउंटिंग, इस पे तो अभी बात करेंगे, पर मैंने बोला एक अकाउंटिंग का तरीका है जो कि फॉलो करना है। कहां पे? कंसोलिडेटेड बुक्स में। तो अब एक बात, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी किताबों में आती है? सेपरेट। अच्छा, अब ये बात भी प्री डिटरमाइन कर लो, जिस अकाउंटिंग मॉडल पे सेपरेट में होगी ना, बाय डिफॉल्ट उठ के वहां पे आ जाएगी, क्योंकि हटा के जब एसेट्स लाओगे वो ऐसे एज इट इज पड़ी हुई होगी। अब कॉस्ट पे होगी तो क्या आप उसको कॉस्ट पे रहने दोगे या इक्विटी अकाउंटिंग पे ले जाओगे? वो कैसे लेके जाएंगे, मैं, मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू पे होगी तो बाय डिफॉल्ट यहां पे उठ के किस पे आएगी? फेयर वैल्यू पे। क्या रहने दोगे या इक्विटी अकाउंटिंग पे ले जाओगे? यानी वो सब रिवर्स कर दोगे जो हुआ है। और क्या करोगे? इक्विटी अकाउंटिंग। क्या वजह है, क्यों है, सब आगे की बातें हैं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। अच्छा, अगर सेपरेट बुक्स में इक्विटी अकाउंटिंग हुई है तो जब मैं इन्वेस्टमेंट को हटा के चीजें लाऊंगा तो यहां पे पड़ी हुई भी किस पे होगी और होनी भी किस पे चाहिए? तो क्या कुछ करेंगे या कुछ करने की नीड नहीं है? यानी सर कहने का मकसद ये है कि ये अगर इक्विटी अकाउंटिंग की बला सीख ली तो अगर नहीं हुआ होगा तो मैं कर लूंगा, अगर हुआ होगा तो चेक कर लूंगा कि सही है। और ऐसे भी हो सकता है एग्जामिनर बोले इक्विटी अकाउंटिंग हुई उसमें ये भंड मारे में। क्लैरिटी है? तो पहले बता दो ऑनलाइन वालों और आप सब, क्या ये बात लव हो गया जी? चलो थैंक यू। पहले बताओ बात समझ आती है भाई? तो यानी फॉर कंक्लूजन इक्विटी अकाउंटिंग कहां लाजमी है? कंसोलिडेटेड बुक्स में। और सेपरेट बुक्स में कितनी अलाउड है? पहली, दूसरी, फेयर वैल्यू तीसरी। और ये डिटर्मिनेंट बात है कि कंसोलिडेटेड बुक्स में आएगी उस पे उठ के जो सेपरेट बुक्स में मौजूद थी, क्योंकि फिर चेंज करेंगे और वो चेंज कल की क्लास में करेंगे। सही है? चले मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज। चलिए जी, थैंक यू।